ग्राम पंचायत एकोड़ी में पानी की समस्या काफ़ी लंबे समय से यहाँ बनी हुई है, जिसके पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि इस ग्राम में नल जल योजना नहीं है, जिसकी वजह से कई ग्रामीण परिवार एक ही हैंडपंप से पानी लाने के लिए मजबूर है। बताया यह भी जा रहा है कि एकोड़ी के प्रमुख चौक पर जो हैंडपंप है उससे करीब 50 घरों के ग्रामीण पानी इससे उपयोग करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके ग्राम में भी दूसरे ग्रामों की तरह नल जल योजना होनी चाहिए। इस संबंध में पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए ग्रामीण महिला वंदना बड़पात्रे ने बताया कि एकमात्र उनके ग्राम में ऐसा हैंडपंप है जो करीब 50 घरों की प्यास बुझाता है। उनके ग्राम में नल जल योजना के नाम पर कुछ भी नहीं है। वे भी चाहते कि उनके ग्राम में टंकी का निर्माण हो और नल जल योजना का ग्रामीणों को लाभ मिले, मगर ऐसा नहीं हो पाया। जैसे तैसे वे लोग इसी हैंडपंप से अपनी पानी ले जाकर अपने परिवारों की भी प्यास बुझा रहे हैं। आप लोग हमारे गांव में एक ही नल है, नल योजना है ही नहीं हमारे गांव में। नल जल योजना है ही नहीं। तो कितने हैंडपंप है हमारे गांव में? एक ही हैंडपंप है, इसका एक ही पानी जाता है इधर उधर सब। करीब करीब कितने घर के लोग भरते होंगे दीदी इससे? 50 घर के लोग। तो दीदी कभी सरपंच को नहीं बोलते या कभी किसी नेता को? बोले जी, हर किसी को बोले, पर हर जो भी सरपंच बनता है बनाएंगे कहते हैं, बाद में बनाती हूँ। हमारे गांव में ऐसे तो आजू बाजू गांव में वो टंकी की सुविधा सिर्फ हमारे गांव में नहीं है बस। कौन सा गांव कहलाता है आपका? हमारा गांव एकोड़ी है, बालाघाट जिले के पास में एकोड़ी गांव है। ये एक ही नल है जिससे पूरा गांव यही वाले नल से पानी पीता है। अगर से ये नल बिगड़ जाए तो पूरे गांव में पानी पीने की समस्या हो जाती है। तो यहाँ पे पानी टंकी बनना चाहिए। नल जल योजना नहीं है। आने के बाद में भी, बोलने के बाद में भी नेता ना सरपंच कोई ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, गर्मी में क्या तकलीफ होती है बेटा? गर्मी में क्या है, एक ही नल है, ये कभी चलता है कभी नहीं चलता, कभी बिगड़ जाता है, कभी इसकी नल गिर जाती है। तो यही है, आजू बाजू जाओ, पानी किसी से मांगो तब पियो। यानी पानी की बहुत किल्लत है। पीएच विभाग के एसडीओ मोरेश्वर पाटनकर से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ दिन पूर्व ही विभाग में चार्ज लिया है, जहां अगर नल जल योजना नहीं है तो उसका क्या कारण है, इस बारे में वे जानकारी लेंगे और इस समस्या का निराकरण करने का वे प्रयास करेंगे। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत रेंगाटोला में जंगली सूअरों के उत्पात की वजह से किसानों की फसल काफी उन्हें नुकसान हुआ है, जिससे किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी रेंगाटोला पंचायत भांडी पिपरिया से लगी हुई है। यह ग्राम जंगल से परिपूर्ण है, जिसकी वजह से इन ग्रामों में जंगली प्राणियों का आना जाना लगा रहता है। जंगली प्राणी खेत से होकर गुजरते वहीं खेत भी पूरा नुकसान कर देते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ, खासकर उनकी धान की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वे जंगली सुअर, जिसकी उनके द्वारा पंचायत को भी इसकी सूचना दी। पंचायत ने भी अपने स्तर पर वन विभाग को इसकी सूचना दी, मगर उनकी परेशानी कम नहीं हो रही है। आगामी समय में रबी की फसल का सीजन है, फिर एक बार फिर पानी की तलाश में यहाँ जंगली सुअर हिरन उनके खेतों को बर्बाद करेंगे। नहीं, जंगली जानवरों से क्या परेशानी? जंगली जानवर को क्या है, अब तो फसल कट ही गई, नुकसान तो हो ही रहा है, चल ही रहा है अभी तक। बहुत सबसे ज्यादा किस चीज का आतंक है यहाँ? सुअर, जंगली सुअर। ये किस तरीके से आप लोग को नुकसान करते हैं? खेती में धान खाती है, नुकसान करती है, खराई फोड़ देती है, नुकसान। जानवर नहीं है यहाँ पे, वो इधर है जानवर की परेशानी, भांडी पिपरिया से आ जाते हैं। तो बाबूजी किस तरीके का नुकसान करते हैं आपकी खेती को? सर वही है, दाल खाना, दाल को डालना, खराब करना उनको। बाबूजी कभी आप वन विभाग को नहीं बताते क्या? वन विभाग को नहीं बताते क्या? बताते तो वो वहीं पे रहते हैं ना सब, तो वो तो सब सिपाही उपाही सब वहीं पे रहते हैं, बाकी कोई ध्यान नहीं देते। कौन ध्यान दे। स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 10 दिसंबर को बिरसा मुंडा ट्राइबल स्टडी सर्कल के द्वारा अंतर महाविद्यालय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 198 बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संयोजक राम मडावी ने बताया कि आदिवासी जनजाति समुदाय के गौरवशाली इतिहास को युवाओं के बीच पहुंचाने का बिरसा मुंडा ट्राइबल स्टडी सर्कल का प्रयास है, जिसमें जनजाति समाज अपनी आध्यात्मिक परंपराओं के विशेष संस्कृति और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के साथ ही सदैव
भारतीय सभ्यता और जनजाति नायकों के इस स्वर्णिम योगदान को आज की युवा पीढ़ी स्मरण करे, इसका अध्ययन करे तथा गौरव की अनुमति करे। इसी सभी की जानकारी को युवाओं तक पहुंचाने के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। दस दिसंबर को मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स बालाघाट यूनियन का 23वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन एक निजी होटल में किया गया। सर्वप्रथम दिवंगत हुई विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इसके बाद जिला अध्यक्ष नोकेश बिसेन के द्वारा 2 वर्षीय कार्यकाल का विवरण प्रस्तुत किया गया। तो वहीं सचिव रुपेश बिसेन और कोषाध्यक्ष ढालकराम भगत ने भी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उसके बाद पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से तीसरी बार नोकेश बिसेन को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। तो वहीं रुपेश बिसेन को तीसरी बार सचिव के पद पर मौका मिला। तो वहीं पुष्पेंद्र पांडे को उपाध्यक्ष, तोमेंद्र हरिनखेड़े को सह सचिव, रविंद्र पारदी को भी सह सचिव, अजय बघेल को कोषाध्यक्ष और उपेंद्र गिरी को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है, जो अपने यूनियन के लिए 2 वर्षों तक कार्य करेंगे। आज बालाघाट यूनिट MPMSRU का 23वां यूनिट कॉन्फ्रेंस था, जिसमें हम लोगों का वर्ष 2022 और वर्ष 2023 की रिपोर्ट पेश करना था, जो ट्रेजरर के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, सेक्रेटरी रिपोर्ट पेश की गई। यह कार्यक्रम हमारा 10 बजे से होटल वैद रिजेंसी में स्टार्ट हुआ था और इसके बाद जो पुरानी हम लोगों की पार्टी होती है वो डिज़ाल्व होती है 2 साल बाद और एक नई पार्टी का गठन होता है। तो सभी MR कामरेड, लगभग 200 MR साथी हमारे आज साथ थे, सभी ने सर्वसम्मति से इस कार्यक्रम में अपनी सहमति दी है और न्यू इलेक्टेड पार्टी का गठन किया। कौन क्या पद मिला? कौन किसे क्या पद मिले? नोकेश बिसेन जैसे कि मैं हूँ, मुझे प्रेसिडेंट का दायित्व हमारे एसोसिएशन ने सौंपा है। रुपेश बिसेन जो पुराने सेक्रेटरी थे, हमें उन्हें पुनः सेक्रेटरी पद पर नियुक्त किया है। ट्रेजरर के पद पे जो ढालकराम भगत पहले हमारे कार्य कर रहे थे, उन्होंने अभी इस कार्य को करने में असहमति जताई थी, उसके जगह अजय बघेल को हम लोगों ने नया ट्रेजरर नियुक्त किया। अच्छा, क्या कार्य रहेंगे अब आप लोग के जिस तरीके से? जैसे कि हम लोगों का कार्य होता है कि जो NDA की गवर्नमेंट होती है और जो केंद्र शासित जो गवर्नमेंट है, उसमें जो हम लोगों की धाराएं थी 1976 में जो संविधान पारित हुआ था, उसको 4 कोडों में इन्होंने ला दिया था और श्रम कानूनों के विरोध में इन लोग जो कार्य कर रहे थे, जैसे अधिकांश जो स्टेट के है जिसमें 12 घंटे काम को लेके हम लोगों ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसको हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार 8 घंटे काम का हमें सहायता प्रदान करे। सर, ये देखा गया कि 20 तारीख को आप लोग का धरना प्रदर्शन भी है, किस मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन है? हमारा 20 तारीख को पूरे ऑल इंडिया में FMRI के आह्वान पर धरना प्रदर्शन है, स्ट्राइक है। पूरे हिंदुस्तान के दवा प्रतिनिधि 20 दिसंबर को स्ट्राइक पर रहेंगे और पुरजोर तरीके से सरकार का विरोध करेंगे। जो कि कुछ मांग है हमारी, जैसे स्टेट सरकार से हमारी मांग है कि 8 घंटे की वर्किंग होनी चाहिए, जो कि कुछ स्टेट में लागू हो गई है लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक लागू नहीं हुई है। हमारी दूसरी मांग है कि 26,000 मिनिमम वेजेस होना चाहिए, 26,000 मिनिमम वेजेस, जो कि अभी तक बहुत सारे हमारे साथियों का नहीं हो पाया है। इसके लिए हम कंटिन्यूशन में मांग करते आ रहे हैं और ये हमारी बहुत बड़ी मांग है जिसको पूरी होनी चाहिए। तीसरा हमारा है कंपनी के मालिक से कि कंपनी के मालिक जो दवा विक्रय के माध्यम से जो प्रताड़ना दे रहे हैं, दवा बिक्री को, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट को तोड़कर दवा प्रतिनिधियों पे जो अत्याचार कर रहे हैं, उनको तुरंत बंद करें। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में 10 दिसंबर को गरीबों के मसीहा और अंग्रेजों से लोहा लेने वाले
छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह बिंजवार का बिंजवार समाज के द्वारा कोसमी में 200वां शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान सामाजिक बंधुओं के द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजन अर्चन कर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आपको बताया कि छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। 10 दिसंबर को जमींदार वीर नारायण सिंह शहीद हुए थे। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध भी किया था। उनको गिरफ्तार कर अंग्रेजों के द्वारा फांसी भी सजा दी गई थी। उनकी याद में समाज के द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना भी की गई। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। घोषित परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक मध्य प्रदेश बोर्ड MPBSC 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 5 और 6 फरवरी 2024 को शुरू करेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। यह टाइम टेबल नियमित और स्वाध्यायी छात्रों के लिए है। इस टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 5 फरवरी से 28 फरवरी तक होनी है। वहीं 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं 6 फरवरी से 4 मार्च तक चलेगी। परीक्षाओं का समय यथावत सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रखा गया है। इसके लिए छात्रों को 8 बजे पहुंचने की हिदायत दी गई है। परीक्षा पूर्ण होने से 15 मिनट निकलने के बाद यानी सुबह 8:45 बजे के बाद किसी भी छात्रों को परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। छात्रों को हर हाल में सुबह 8:30 बजे तक परीक्षा हॉल में उपस्थित होना होगा। टाइम टेबल MP बोर्ड 2024 की आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.nic.in पर जारी किया गया है। जिले में फुटबॉल को बढ़ावा देने के मकसद से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन नई दिल्ली के निर्देश पर मध्य प्रदेश फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा 10 दिसंबर से मध्य प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय मुलना स्टेडियम में किया गया। मध्य प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला बालाघाट की डायमंड रॉक फुटबॉल एकेडमी और बड़वानी FC टीम के मध्य खेला गया, जिसमें शानदार प्रदर्शन की बदौलत बालाघाट की डायमंड रॉक फुटबॉल एकेडमी ने 2-0 के अंतर से जीत दर्ज की। डायमंड रॉक एकेडमी से रोहन जर्सी नंबर 10 और नारायण जर्सी नंबर 29 ने अपनी टीम के लिए एक गोल दागे। हालांकि पहले हाफ तक दोनों टीमों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। पहले हाफ तक दोनों ही टीमें एक भी गोल नहीं कर सकी थी, लेकिन दूसरे हाफ में डायमंड रॉक एकेडमी ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर पहला मुकाबला अपने नाम कर लिया। लीग का अगला मुकाबला सोमवार को दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जिसमें पुलिस बॉयज बालाघाट और मदन महाराज फुटबॉल क्लब भोपाल के बीच भिड़ंत होगी। बालाघाट में भी खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। खेल के क्षेत्र में यहाँ के बच्चे कई अवार्ड्स और उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। इसके बावजूद भी बालाघाट नगर के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा खेल मैदान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
यह समस्या क्रिकेट की प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों के लिए सामने आ रही है। नगर के उत्कृष्ट स्कूल मैदान में इन दिनों पानी भरा हुआ है और रात्रि में असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ शराब पीकर बोतलें फोड़ दी जाती है, जिससे यहाँ खिलाड़ी आए दिन चोटिल होते रहते हैं, जिसको लेकर खिलाड़ियों ने नाराजगी जताई है। आपको बताएं कि मुन्ना स्टेडियम में क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं की जा रही है। यहाँ पिछले कुछ वर्षों से लगभग बंद ही है। रेंजर कॉलेज मैदान में क्रिकेट प्रैक्टिस करने पर विभाग के द्वारा पाबंदी लगा दी गई और नगर पालिका के स्कूल मैदान में निर्माण कार्य प्रारंभ होने के चलते पिछले 2 वर्षों से वहाँ भी प्रैक्टिस हो पाना संभव नहीं है। ऐसे में एकमात्र उत्कृष्ट स्कूल मैदान ही होता है जहां पर क्रिकेट के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बीते कुछ महीनों की बात करें तो बारिश के समय मैदान खराब होने के चलते क्रिकेट खिलाड़ी प्रैक्टिस करने से पूरी तरह से वंचित है। उसके बाद दशहरा उत्सव आयोजन और पिछले दिनों तक पटाखे की दुकान रही, जिसके चलते क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं हो पाई। लेकिन अब जब क्रिकेट खिलाड़ी प्रैक्टिस करने के लिए उत्कृष्ट के मैदान में पहुंचे तो इस मैदान की हालत पुनः खराब होती नजर आ रही है। बेमौसम हुई बारिश से उत्कृष्ट स्कूल स्थित ग्राउंड में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से पानी अभी तक ग्राउंड में ही भरा हुआ है। जबकि देखा जाए तो बीते 1-2 दिन से ही मौसम क्लियर हो गया है, किंतु उत्कृष्ट स्कूल के इस मैदान में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से यह पानी ग्राउंड में भरा हुआ है। यहाँ क्रिकेट की प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात्रि में जो असामाजिक तत्व यहाँ पर जाकर शराब पीकर बोतल फोड़ रहे हैं, उससे यहाँ प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी भी चोटिल होते जा रहे हैं। क्या दिक्कतें होती है इससे? इससे दिक्कत होती है, हमको खेलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम खेलते रहते हैं कांच की बोतल के कारण, कभी हमारा हाथ पैर कट जाते हैं, इससे नुकसान होता है। अच्छा, बालाघाट शहर की बात करें तो यहाँ खेलने के लिए ग्राउंड कितने पाते हैं आप, क्या है कि नहीं है? नहीं, बालाघाट शहर की बात करें प्रॉपर ग्राउंड बहुत कम है। सब जो ग्राउंड है उसमें जो प्रॉपर खेलने के लिए होना चाहिए क्रिकेट, वो ग्राउंड नहीं है। ये जैसे आपको पता है कि अभी विगत दिनों में बारिश हुई थी, जिस वजह से सड़क का पानी सीधे ग्राउंड में आता है और यहाँ पे जैसे शाम होती है तो गाड़ियों को जमावड़ा होने लग जाता है। अच्छा, पानी डंप हो गया मतलब जी, है ना? तो पानी निकासी का साधन नहीं है यहाँ पर। ये जैसे कि हम देखते हैं अभी कि जो कार के पहिए हैं, जो कार आती है शाम को यहाँ पे सीखने, ड्राइविंग वगैरह सीखने आते, तो उस कार के पहियों की वजह से पानी का जमा हो जाता है। और अच्छा, यहाँ कांच की बोतलें भी पड़ी रहती है। जी हाँ, हम यहाँ पर खेलते हैं तो जैसा हम देखते हैं कि शाम पर यहाँ पे लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा असामाजिक तत्व यहाँ पे। हाँ सर, शराब पीते हैं यहाँ बैठ के। अच्छा, तो क्या व्यवस्था? स्थानीय MLB स्कूल में 10 दिसंबर को EMFA कप प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में जिले के 200 बच्चों ने हिस्सा लिया। आयोजित इस प्रतियोगिता में जिला मुख्यालय के अलावा वारासिवनी, खैलांजी, भरवेली, लालबर्रा तहसील के मार्शल आर्ट में दिलचस्पी रखने वाले प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया और अपना दमखम दिखाया। आयोजित इस प्रतियोगिता में जिला मुख्यालय के अलावा वारासिवनी, खैलांजी, भरवेली, लालबर्रा तहसील के मार्शल आर्ट में दिलचस्प रखने वाले प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपना दमखम दिखाया। पदाधिकारियों ने बताया कि बच्चों व युवाओं में मार्शल आर्ट के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इस विधा में पारंगत करने के मकसद से रविवार को मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में कराटे सहित अन्य मार्शल आर्ट की 1 दिवसीय प्रतियोगिता भी संपन्न कराई गई। यहाँ जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट की प्रतियोगिताएं भी हुई है। लालबर्रा नगर मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खमरिया निवासी 38 वर्षीय देवेंद्र राउत का शव रविवार को दोपहर 2 बजे लालबर्रा पुलिस ने खमरिया नहर के समीप स्थित कुएं से बरामद किया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार खमरिया निवासी 30 वर्षीय देवेंद्र पिता सहजलाल राउत कुछ दिनों से बीमार था।
मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और 10 दिसंबर को देवेंद्र के खमरिया नहर के समीप स्थित कुएं के पास घूमते हुए ग्रामीणों ने देखा भी था, जिसके बाद दोपहर 2 बजे के आसपास कोई ग्रामीण कुएं के समीप से गुजर रहा था तो उसे कुएं के अंदर उपनाते हुए कोई व्यक्ति का शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना उसने तत्काल ग्रामीणों पुलिस को दी गई। पुलिस की घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से कुएं के अंदर से शव को बाहर निकालकर आवश्यक कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक देवेंद्र राउत ग्राम में चिकित्सक का प्रैक्टिस किया करता था, परंतु विगत माह से बीमार होने के साथ ही मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जिसका उपचार नागपुर में चल रहा था। रविवार को दोपहर में देवेंद्र को खमरिया नहर के समीप स्थित कुएं के आसपास देखा गया था, जिससे संभावना व्यक्त की जा रही है कि कुएं के समीप से गुजरते रहा होगा, तभी अनियंत्रित होकर कुएं में गिर गया होगा और पानी में डूबे रहने से उसकी मौत हो गई होगी। पुलिस ने प्रथम दृष्टि में कुएं में गिरने से देवेंद्र की मौत होना पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस कारण से उसकी मौत हुई है। मर्ग जांच की जा रही। क्या हुआ सर, हम लोग खेत में थे बट हमको किसी एक महिला ने बताई कि भाई तुम्हारा देवेंद्र भाई वो हमें मिल गया। अब इसके बाद से हम सभी लोग जमा हुए। अब जब पहुँचे वहाँ तो वो अंदर चला गया, डूब गया था। हाँ। फिर कैसे निकाले आपने? हाँ वही सर, मतलब फिर हम लोगों ने गाँव वालों अब इनका मुझे तो नहीं पता। मैं अभी मतलब 2 घंटा पहले बघौली गई हुई थी, वहाँ पर फ़ोन आया कि देवेंद्र राउत कुएं में कूद गया है करके, उसकी डेथ हो गई करके। तो फिर मैं अभी यहाँ मिलने आई हॉस्पिटल। ये तो जानकारी कैसे लगी आपने, कैसे क्या कुएं में कूदे, क्या हुआ? पहले से उनका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था। जिले के रुपजर थाना के अंतर्गत सोनगुड्डा चौकी के अंतर्गत सोनगुड्डा और सुंदरवाही मार्ग पर अस्पताल से थोड़ा आगे नक्सली बैनर और पर्चे मिले हैं, जिसमें नक्सलियों ने जिले की जनता का झाम सिंह दुर्वे और कॉमरेड कमलू के हॉकफोर्स के द्वारा किए गए एनकाउंटर को एक्सपोज करने के लिए जिले की जनता का अभिवादन भी किया है। जीआरबी डिविजनल कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के द्वारा लगाए गए बैनर और पर्चे में जिले के आईजी संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के बारे में नक्सलियों ने उल्लेख किया है। नक्सलियों के द्वारा लगाए गए बैनर्स और पर्चे में पहली बार है कि नक्सलियों ने हिंदी संदेश के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी लिखा है। हालांकि अब तक इसकी पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन आज सुबह सोनगढ़ अस्पताल से महज 100 मीटर दूरी पर सुंदरवाही मार्ग के चौक में लगे नक्सली बैनर और पर्चे ग्रामीणों ने देखे, जिसमें साफ है कि जिले में नक्सलियों की मौजूदगी बनी हुई है और वह इस तरह से अपनी मौजूदगी का भी एहसास करवा रहे हैं। गोंदिया रोड पर सरेखा रेलवे क्रॉसिंग में ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हालांकि आगामी दिनों में प्रशासन ने आवागमन के लिए रूट डाइवर्ट करने की योजना तैयार भी की। रूट डाइवर्ट होने पर गोंगलाई होते हुए आवागमन किया जाएगा, किंतु अभी इधर निर्माण कार्य के दौरान रोजाना ही गोंदिया रोड पर चल रहे निर्माण कार्य से काफी परेशानियां उत्पन्न हो रही है और चल रहे निर्माण कार्य से मशीनों का पानी और मिट्टी रोड पर बह रही है, उससे राहगीर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर रहे हैं और यहाँ के स्थानीय दुकानदार संचालकों का भी मानना है कि इसी प्रकार यदि चला तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घट सकती है। आपको बता दें कि सरेखा रेलवे क्रॉसिंग में ओवर ब्रिज का निर्माण काम बीते कुछ महीनों से किया जा रहा है। प्रथम फेज में बाईपास स्थित बैयर रोड की ओर से काम किया गया। अब दूसरे फेज में गोंदिया रोड की ओर से काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी गोंदिया बालाघाट रोड की ओर थोड़ा काम शुरू हुआ है, किंतु संबंधित विभाग के द्वारा पहले ही यह कह दिया गया था कि 3 दिसंबर से कभी भी बालाघाट गोंदिया मार्ग बंद किया जा सकता है। हालांकि अभी तक यह मार्ग बंद नहीं हुआ, किंतु जिस प्रकार से यहाँ पर आवागमन को लेकर दुर्घटनाएं हो रही है उसे देखकर अब यहाँ के स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसके निश्चित ही जिले का इससे विकास होगा, किंतु जिस प्रकार से जल्दबाजी में और ब्रिज निर्माण कार्य शुरू किया गया है उससे कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों को आवागमन करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब प्रशासन को यह पता है कि यह और ब्रिज निर्माण कार्य होना है जिससे कहीं ना कहीं यह मार्ग बंद होगा ही, तो अन्य वैकल्पिक व्यवस्था आने जाने को लेकर क्यों नहीं की गई, क्यों मार्ग को डाइवर्ट नहीं किया जा रहा है, जबकि बीते महीनों से यह कार्य चल रहा है। और अब बालाघाट गोंदिया मार्ग से जो निर्माण कार्य हो रहा है उन मशीनों का गंदा पानी और गीली मिट्टी सड़कों पर बह रही है, जिससे हर दिन यहां पर आवागमन करने वाले लोगों के वाहन स्लिप होकर गिर रहे हैं। 9 दिसंबर को लगभग 1 दर्जन से अधिक वाहन इस मार्ग पर गिरे हैं। वह इसी प्रकार यदि
सकता रहा तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना भी यहाँ घटित हो सकती है। जबकि पूर्व में कहा गया था कि यह मार्ग को डाइवर्ट कर दिया जाएगा या फिर अंडरब्रिज का निर्माण होगा, किंतु वर्तमान समय में ना ही इस मार्ग को डाइवर्ट करने की कोई प्रक्रिया की गई और न ही अंडरब्रिज को लेकर कोई कवायद शुरू की गई। दिक्कतें हो रही है कि ये जो स्पॉट है यहाँ पर 25 से 30 गाड़ी रोज स्लिप होती है, यानी आप ये समझ लो कि वो इतनी इस तरीके की है कि कभी भी उसका सर फट के कोई भी आदमी मर सकता है। वैकल्पिक व्यवस्था की है प्रशासन? नहीं, कोई वैकल्पिक नहीं, देख सकते हो आप पूरा कचरा लगा हुआ है। अच्छा, जिस प्रकार से डस्ट उड़ रही है यहाँ, जैसे पूरी हालत, दमे के मरीज ज़्यादा बढ़ेंगे यहाँ। और बाकी जो दुकान व्यापारी क्या मांग करते हैं प्रशासन? हमारे यहाँ तो सब ये गंदगी रखी हुई है, सामने दिख रही है, उसके बाद भी ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था है, दो गाड़ियाँ आसपास क्रॉस नहीं हो सकती जब फाटक बंद होता है तो की जाए। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? ये बंदे की लोग गीला जो मट्टी डालते हैं, पानी डालते हैं, उससे जो कीचड़ बनता है, कीचड़ यहाँ तक आ रहा है। कल यहाँ कम से कम 25 एक्सीडेंट हुए आराम से, 25 गाड़ियाँ गिरी है, कोई बुजुर्ग, कई बच्चे, कई लेडीज है, बहुत से लोग गिरे। भैया क्या होना था इसके लिए, जैसे ये स्थिति नहीं बनती? इसका उपाय तो कुछ है नहीं, डाइवर्ट कर देना था रूट को, ट्रैफिक डाइवर्ट कर देना चाहिए। डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं? रोड थोड़ी का होना चाहिए था यहाँ पे, नहीं जो काउंसिल ने किया ना, इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए था कि पहले रोड सीधा हो जाए। अभी जो रास्ता यहाँ की हुई है, जो कीचड़ बन रहा है, अगर ये सीमेंटेड होता तो कीचड़ नहीं बन पाता था। अच्छा, जैसे जब इस विषय पर हमारे द्वारा सेतु विभाग के एसडीओ अर्जुन सिंह सनोडिया से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार से सरिका रेलवे फाटक और बालाघाट गोंदिया रोड पर जो स्थितियां निर्मित हो रही है उन्हें अच्छे से पता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं वहां जाकर आए दिन विजिट किया है और इसको लेकर जिला कलेक्टर को उन्होंने अनेक बार चिट्ठी भी लिखी और स्वयं व्यक्तिगत जाकर भी वहाँ कलेक्टर से मिले और बताया है कि यहाँ स्थिति इस प्रकार से निर्मित हो रही है, दुर्घटनाएं बढ़ रही है, हैवी ट्रैफिक को रोका जाए। और दूसरा पत्र उन्होंने नगर पालिका को भी लिखा है कि जिस प्रकार से वहाँ अतिक्रमण फैला हुआ है उसे हटाया जाए, किंतु न ही जिला कलेक्टर इस ओर ध्यान दे रहे और न ही नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर कई बात कही जा रही है और न ही नगर पालिका भी उनके पत्रों का कोई जवाब दे रही है। उन्होंने भी माना है कि निश्चित ही कभी भी इस निर्माण कार्य के दौरान कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है, जिसको लेकर उन्होंने अपने स्तर पर अनेकों प्रयास किए, किंतु उन्हें बड़े अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से इस प्रकार की स्थिति वहां पर निर्मित हो रही है। और उन्होंने स्वयं ही माना कि इस प्रकार की स्थिति से निश्चित ही यहाँ पर कोई बड़ी घटना भी घट सकती है।